वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखो, हम आपके बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में मैंने आपका चैप्टर नंबर यूनिट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके थे। हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है, यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। अब चैप्टर नंबर सेकंड हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, वो क्या होती हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ये पाया कि कोई स्टेट ए है और कोई स्टेट बी है। तो प्रारंभिक स्टेट तो ए है और अंतिम स्टेट क्या है आपकी, बी है। क्या है प्रारंभिक स्टेट, क्या है आपकी कैपिटल ए, क्या होता था स्टेट ए और स्टेट बी। देखो, स्टेट ए और स्टेट बी, ए और बी, और ये कोई इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती थी कि वही कोई प्रक्रम है जो प्रारंभिक अवस्था ए से सी के द्वारा होते हुए बी में पहुंचे और बी से वापस सी के द्वारा होते हुए ए में पहुंचे। तो जब ए से बी में जा रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन देखा था। तो जो आंतरिक ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तन आया है वो वापस से ये ए से बी की तरफ, और वापस से ये सेम रहे कब, जब ये बी से ए की तरफ आए। तो आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ था, यू ए डैश बराबर यू ऑफ ए के रूप में। यही रिजल्ट प्राप्त हुआ था, यू ऑफ ए बराबर यू ऑफ ए डैश के रूप में। अर्थात जब स्टेट ए से स्टेट बी में हम चेंज कर रहे हैं तो निकाय की जो ताप दाब आयतन है वो या फिर परिवेश है वो कोई भी परिवर्तित ना हो। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगला है आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इसको बोलते हैं हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें क्या है, देखो, यदि अपन स्टेट ए से और स्टेट बी में जा रहे हैं और वापस से स्टेट बी से स्टेट ए में आ रहे हैं, तो जो परिवेश इस प्रक्रिया में स्टेट अंतिम अवस्था से वापस प्रारंभिक अवस्था में आने पर वही स्थितियां नहीं रहेंगी जो पहले रही थी। अर्थात पुनः अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आने पर यह निकाय के परिवेश को चेंज कर देगा। अर्थात इसके ताप दाब आयतन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसा जो प्रक्रम होगा वो कहलाएगा आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और उत्क्रमणीय में क्या होता था, कोई भी परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता था। तो देखो, डेफिनेशन है इसकी, वे प्रक्रम जो अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त, देखो, वे प्रक्रम जो अपनी पूर्व अवस्था, वे प्रक्रम जो अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त करने में, पूर्व अवस्था प्राप्त करने में शेष परिवेश का, वे प्रक्रम जो अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त करने में शेष परिवेश परिवर्तित कर दें, शेष परिवेश को परिवर्तित कर दें। और परिवेश में देखो क्या क्या आते हैं, ताप दाब आयतन, अर्थात निकाय के ताप दाब आयतन को परिवर्तित कर दे। तो ऐसी जो प्रक्रम होगा परिवर्तित कर दें, या उन स्थितियों से न गुजरे जिनसे पहली अवस्था परिवर्तन हुई थी। क्या कहलाता है, ऐसा प्रक्रम जो अपनी पूर्व अवस्था, मतलब जब अंतिम अवस्था से पुनः प्रारंभिक अवस्था में जा रहा है, तो या तो परिवेश को परिवर्तित कर दे, और परिवेश में क्या आते हैं आपके ताप दाब और आयतन, या फिर उन परिस्थितियों से ना गुजरे जिससे पहले प्रारंभिक अवस्था में प्रक्रम गुजरा था, या उन परिस्थितियों से ना गुजरे जिनसे पहले
जिनसे पहले अवस्था परिवर्तन, जिनसे पहले ए से बी में गए थे जब, जिनसे पहले अवस्था परिवर्तन, जिनसे पहले अवस्था परिवर्तन हुई है, हुई। ओके, तो इस प्रकार के जो प्रक्रम होंगे जो अपनी ए से बी में जाएं और बी से पुनः ए में आने पर परिवेश को परिवर्तित कर दें या फिर उन कंडीशन से ना गुजरें जिनसे प्रक्रम पहले अवस्था परिवर्तित की थी, अर्थात जब ए से और बी अवस्था में गए थे उन स्थितियों से ना गुजरे, तो ऐसा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल होंगे इसके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के, शान, शान बल, ऊष्माक्षय, घर्षण आदि के अंतर्गत होने वाली सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। शान बल, घर्षण बल, शान बल, घर्षण बल, ऊष्माक्षय, ऊष्माक्षय आदि के अंतर्गत, शान बल, घर्षण बल, ऊष्माक्षय आदि के अंतर्गत होने वाले, आदि के अंतर्गत होने वाले सभी प्रक्रम, आदि के अंतर्गत होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ओके, कौन कौन से? शान बल, घर्षण बल या फिर ऊष्माक्षय आदि कारण होने वाले जितने भी प्रक्रम हैं वो कौन से प्रक्रम होंगे? आपके अणु उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो मतलब समझ में आया आपके उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ। उत्क्रमणीय प्रक्रम तो वे होंगे जैसे हम अवस्था ए से अवस्था बी में जा रहे हैं, तो जब अवस्था ए से अवस्था बी में जा रहे हैं तो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जब अवस्था बी से पुनः अवस्था ए में आएंगे तो उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे, अर्थात निकाय के परिवेश में कोई भी परिवर्तन ना हो। परिवेश से तात्पर्य है निकाय के ताप, दाब और आयतन में। तो ऐसा प्रक्रम तो आपका कहलाएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम, और यदि परिवर्तन हो जाए तो कहलाएगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। क्लियर? अगला हेडिंग है आपका हीट इंजन। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। देखो अगला है आपका हेडिंग ऊष्मा इंजन। हीट इंजन। देखो हीट इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन कौन सी युक्ति होती है? वह युक्ति जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, ऊष्मा इंजन कहलाता है। एग्जाम्पल वाष्प इंजन और कार्नो चक्र। देखो वह इंजन जो ऊष्मा को, वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दें। ऐसा इंजन जो ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे? वर्क में, कार्य में परिवर्तित कर दे, ऊष्मा इंजन कहलाता है। एग्जाम्पल हैं इसके वाष्प इंजन और कार्नो इंजन एटसेट्रा। ओके, इसके बारे में जानते होंगे आप, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्नो इंजन, हीट इंजन ये क्या होते हैं। तो कार्नो इंजन के बारे में पढ़ेंगे हम और टोटल कार्नो साइकिल पढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं इसको अरेंज कर दूं अरेंज। ये वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, मैं नोट्स नहीं दूंगा।
कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, बोर्ड पे लिखाया जा रहा है। ओके, अगला है आपका कार्नो इंजन। हेडिंग है आपका कार्नो इंजन। कार्नोट इंजन। देखो क्या होते हैं कार्नो इंजन। यह एक आदर्श स्रोत इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस से ऊष्मा लेती है और कार्य के बाद जो शेष ऊष्मा होती है उसको किसको त्याग देती है, सिंक को। क्या होता है, आदर्श इंजन है एक तो ये, जिसमें जो वर्किंग कार्यकारी पदार्थ है वो ऊष्मा स्रोत से क्या लेगा, ऊष्मा लेगा Q1, और वर्क करने के पश्चात जो भी ऊष्मा होगी वो किसको त्याग देगा, सिंक को। देखो इसकी कुछ इस प्रकार व्यवस्था होती है, ऊपर ही ऊपर होता है इसमें ऊष्मा स्रोत जिसका हीट होता है आपका Q1। क्या होता है, Q1। तो और यहाँ होता है आपका कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग मटेरियल। तो ये कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेती है और कार्य करने के पश्चात शेष ऊष्मा किसको दे देती है, ऊष्मा सिंक। तो माना जो बची हुई ऊष्मा है वो क्या है आपकी, Q2 है। क्या है, Q2 है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, W बराबर Q1 माइनस Q2। क्या हो जाएगा वर्क डन आपका, W बराबर Q1 माइनस Q2। ओके, ऊष्मा सिंक, ऊष्मा स्रोत, ये आपका Q2। ये तो Q1 तो होगी आपकी हायर हीट और Q2 क्या होगी आपकी लोअर हीट। ओके, तो देखो W क्या कहलाएगा आपका, वर्क डन। W क्या कहलाएगा आपका, वर्क डन। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, कार्नो इंजन की। यह एक आदर्श स्रोत इंजन है, यह एक आदर्श स्रोत इंजन है जिसमें कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर कार्य करने के पश्चात शेष बची हुई ऊष्मा को ऊष्मा सिंक को दे देता है। कार्य करने के पश्चात शेष बची हुई ऊष्मा सिंक को दे देता है। क्या कहलाता है आपका ये प्रोसेस, क्या कहलाती है आपकी, कार्नोट इंजन। तो ऐसा इंजन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, कार्नोट इंजन। कौन सा इंजन कहलाता है बच्चों आपका, कार्नोट इंजन। तो देखो यहाँ पे कार्नोट इंजन के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो कितना है, अतः कार्नोट इंजन के द्वारा किया गया कार्य, कार्नोट इंजन के द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। कार्नोट इंजन के द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2। यदि मैं इंजन की दक्षता निकालूं, इफिशियंसी, तो देखो क्या होगा इफिशियंसी। इसलिए इंजन की दक्षता से रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नीटा से। इंजन की दक्षता देखो क्या हो जाएगी, इंजन के द्वारा किया गया कार्य, इंजन के द्वारा किया गया कार्य
कार्नोट इंजन के द्वारा किया गया कार्य डिवाइडेड बाई कार्यकारी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा, डिवाइडेड बाई ली गई ऊष्मा। तो देखो इंजन के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो W है और जो ऊष्मा ली गई है वो क्या है आपकी Q1 है कार्यकारी पदार्थ के द्वारा। और W किसके बराबर देखो आपका Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो क्या हो जाएगा ये नीटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, या फिर नीटा बराबर और क्या लिख सकते हो 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये क्या कहलाती है आपकी कार्नोट साइकिल की दक्षता, इफिशियंसी। क्या कहलाती है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, दक्षता। और परसेंटेज में निकालना चाहो तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ तक समझ में आया कि भाई कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। देखो इसको पूरे को सॉल्व करके निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दूं इसको। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का सिद्धांत, थ्योरी क्या है इसकी। देखो अगला है आपका इफिशियंसी, ध्यान रखना एक तो है ना। थ्योरी ऑफ कार्नोट साइकिल, थ्योरी ऑफ कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं कार्नोट साइकिल बना देता हूँ। कार्नोट चक्र क्या होगा आपका, ये बात तो जानते हो कि जो P और B के मध्य जो डायग्राम बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, नहीं जानते हो तो बताता हूँ। इसे बोलते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम। ओके, क्या बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो देखो ये तो रिप्रेजेंट करेगा आपके प्रेशर को और ये वॉल्यूम को, प्रेशर को और वॉल्यूम को। उससे पहले जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। तो देखो पहली तो होती है आपकी समतापी, समतापी जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है आपका कांस्टेंट। दूसरी होती है आपकी, जैसे रुदोष्म ले दूं, रुदोष्म, उसमें क्या होती है Q कांस्टेंट और एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। समदाबी, समदाबी में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट, जानते होंगे आप बहुत से लोग और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। सम आयतनीय, सम आयतनी, इसमें क्या होता है वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है कांस्टेंट। ओके, और यदि मैं P और B के मध्य यदि कोई डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करूं ये, ठीक है, तो यदि एरो का साइन इस प्रकार है तो क्या बोलेंगे विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है एक्सपेंशन। और यदि एरो का साइन उल्टा है तो क्या बोलेंगे कंप्रेस हो रही है। क्या हो रही है कंप्रेस, संकुचन हो रहा है और यहाँ पर विस्तार हो रहा है। एरो के साइन को देखना है, यदि एरो का साइन नीचे की तरफ है तो क्या बोलेंगे जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में आइसोथर्मल और इसको एडियाबैटिक। ओके, इन दो का यूज होगा। और इसके लिए जो अवस्था समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए PV बराबर nRT और इसके लिए PV गामा इक्वल टू K। ओके, यही यूज आएंगे अपने दो, एक तो PV बराबर nRT और PV गामा इक्वल टू K। क्योंकि जो आपका वर्क डन आप निकालोगे, वर्क डन क्या आएगा आपका W बराबर इंटीग्रेशन PdV। क्या होता है W बराबर इंटीग्रेशन PdV, P एक्सिस और P और B, सॉरी W बराबर P B2 माइनस B1। ठीक है ना, यहाँ तक स्वस्थ हो सभी।
तो देखो पी और बी डायग्राम बना रहा हूं मैं, कार्नोट साइकिल। ओहो, दिख रहा है सभी को? ओके, ये पॉइंट आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। यहाँ पे जो प्रेशर होगा होगा पी ए बी ए, प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी बी बी बी, पी सी बी सी और पी डी बी डी। ठीक है ना? तो देखो पे आयतन क्या हो जाएगा, बी सी, ये बी बी, पी डी और ये बी है। ओके, और ये साइकिल चलेगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा T1 और यहाँ पर T2, क्या होगा टेम्परेचर T1 और T2, और देखो यहाँ से ऊष्मा जो होगी Q1 ग्रहण करेगा और यहाँ से Q2 निष्कासित करेगा। ठीक है, और ए से और बी वाली जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी समतापीय प्रसार। कौन सा प्रसार होगा? समतापी प्रसार। बी से सी होगा आपका रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा प्रसार? रुद्धोष्म प्रसार। और सी से डी होगा आपका डी, हाँ भाई डी है रहा, समतापी, समतापी संकुचन। और ये होगा आपका रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन। देख लो डायग्राम अच्छे से, और इसकी वीडियो पॉज करके पहले डायग्राम आप बना लीजिए। ओके, डायग्राम बना लीजिए आप। अब देखो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो इसमें होगा क्या कि समतापी प्रसार में आप जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ए से बी तक टेम्परेचर क्या है, T1, और सी से और डी तक, ए से बी तो क्या दिखा रहा है आपका समतापी प्रसार, और सी से डी क्या दिखा रहा है आपका समतापी संकुचन। तो यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर T2। इसी प्रकार बी से और सी तक क्या है, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म में क्या रहता है आपकी जो हीट होती है Q, वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हीट Q1 टेक करेगा और Q2 क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये रुद्धोष्म प्रसार और ये रुद्धोष्म संकुचन। अब इन अलग अलग प्रोसेस के लिए हम वर्कडन निकालेंगे, और वर्कडन निकालने से पहले इसकी जो थ्योरी है वो देखो, थ्योरी क्या है इसकी, कार्नो इंजन कार्नो चक्र पर आधारित है। ठीक है भाई, जिसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस समतापी प्रक्रम से ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है और कुछ कार्य करके ऊष्मा किसको दे देता है, ऊष्मा सिंक को। क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और W कार्य करने के पश्चात शेष जो बची हुई ऊष्मा है किसको दे देता है, ऊष्मा सिंक को। किसको देता है, ऊष्मा सिंक को। अर्थात दोनों प्रक्रम जो होंगे वो क्या होते हैं, समतापी एवं निकाय रुद्धोष्म प्रक्रम के रूप में विस्तारित एवं संकुचित होता है। कार्नो इंजन समतापी प्रक्रम, देखो यहाँ से देख रहे हो आप, कार्नो इंजन जो समतापी प्रक्रम से Q1 ऊष्मा लेता है T1 ताप पर, और फिर क्या होगा, निकाय रुद्धोष्म, मतलब निकाय का जो संकुचन और प्रसार होगा वो किसके रूप में होगा, रुद्धोष्म के रूप में। मतलब ये आप आगे जाके देखोगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। Q1 ऊष्मा लेता है कार्यकारी पदार्थ से, और कुछ कार्य करने के पश्चात Q2 ऊष्मा किसको दे देता है, सिंक को। ओके, तो इस प्रकार का पूरा साइकिल है A B C D A। ये क्या कहलाता है आपका, कार्नोट साइकिल, कार्नो चक्र। क्या कहलाता है आपका, कार्नो चक्र। तो देखो
कार्नो चक्र में हम पहले प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रथम प्रक्रम नंबर वन प्रथम प्रक्रम ए से बी वाला, इनके लिए क्या निकालेंगे हम? सबके लिए वर्गीकरण। प्रथम प्रक्रम जिसे बोलेंगे हम समतापी। प्रथम प्रक्रम क्या दिखा रहा है? समतापी प्रसार, और कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है। स्वस्थ हो यहाँ तक सभी? प्रथम प्रक्रम है, समतापी प्रसार है, और कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है। तो देखो, और ए से बी में देखो क्या कर रहा है? Q1 ऊष्मा ले रहा है, Q1 ऊष्मा ले रहा है। या फिर आप पहले देख लो इसमें क्या है? टेम्परेचर T क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर T कांस्टेंट। तो देखो, जो आंतरिक ऊर्जा होती है U, आंतरिक ऊर्जा U किसका फलन होती है? आंतरिक ऊर्जा U ताप का फलन होती है। किसका फलन होती है? ताप का फलन। यदि टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? du इक्वल टू 0। तो देखो, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है आपका? डेल Q इक्वल टू du प्लस डेल W के बराबर। डेल Q इक्वल टू du प्लस डेल W के बराबर। चूंकि आंतरिक ऊर्जा U किसका फलन होते है? ताप का, इसलिए टेम्परेचर T कांस्टेंट, तो du बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से